जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और रीजनिंग का फिर से हम लोग सेट शुरू कर रखे हैं और जो सारे के सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी आगामी जो भी परीक्षा होने वाली लेखपाल हो, एनटीपीसी का देखते हैं, बाकी यूपी यूपीएसआई सी सेट से संबंधित बैंकिंग एसएससी तो चाहे बिहार पुलिस हो, सब में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है कुल मिला के। तो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर रखे हैं। तो इसका सेट नंबर पहला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉप करके रखा गया है। तो इस तरीके से देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न के बाद दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए 18 पेनों की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत समान है। तो इसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जो इसको बता सके 18 पेन का कुल मूल्य। प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 50 रुपए है। प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 50 रुपए, यानी कि 200 रुपए उसका एक पेन का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पेन का मान लेते हैं 100 रुपए है तो उसका 1/4 कितना होता है, 50 रुपए होता है, अर्थात x बराबर 200। तो एक पेन का मूल्य 200 रुपए है और 18 पेनों को हम निकाल लेंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है। निकल गया तो पहला तो क्लियर है कि हो गया। उसके बाद 3 पेनों की कुल लागत 2 पेनों की कुल लागत से 200 रुपए अधिक है। तो 3 पेन यानी कि 3 पेन 2 पेनों से 3 पेन का जो लागत है वो 2 पेनों से 200 अधिक है, अर्थात x बराबर 200। ठीक है, तो अब दोनों का दोनों भाई ये क्लियर हो गया, दोनों से तो लग जाएंगे सवाल। तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। अकेला कथन एक पर्याप्त है जबकि पर्याप्त नहीं, दोनों अकेले अकेले पर्याप्त है, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि ये भी गलत हो जाएगा। या तो कथन 1 या ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़ें हैं। पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितना 4 पैर वाले जानवर हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए। और तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्या करना। देखिए इसमें पैरों की संख्या और हम लोग देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए मुर्गियों की संख्या और भेड़ों की संख्या समान रूप से है और भेड़ से 2 गुनी बकरियां हैं और बकरियों के 2 गुने पुरुष है। तो यानी कि हम भेड़ों की मान लें। ठीक है, तो मान लेते हैं भेड़ों की संख्या x है, यह संख्या उनकी मान लेते हैं और यहाँ पे पैरों की जो भी संख्याएं होंगी ध्यान से देखेंगे। तो भेड़ अगर x है तो मुर्गियां भी x हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, मुर्गियां भी x हो जाएंगी, लेकिन उनके पैरों की संख्या क्या है, भेड़ की 4x हो जाएगा और मुर्गियों की 2x। अभी इसको जोड़ना पड़ेगा इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ऐसे। तो x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बकरियां भेड़ों से 2 गुनी है, तो भेड़ x है तो बकरी कितनी हो जाएंगी, बकरियां 2x हो जाएंगी। और एक बकरी का पैर कितना 4, तो यहाँ पे कितनी बकरियां वो निकालें तो 2x यानी कि 4 दूनी 8, 8x। उसके बाद अब बात करते हैं पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई। पुरुष बकरियों से 2 गुना है तो 2 दूनी 4, 4x हो गए पुरुषों। और पुरुषों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक पुरुष के 2 पैर होते तो 200 गुणा करा देंगे तो 8x। तो कुल पैरों की संख्या यहाँ आ गया और यहाँ पे कुल पैरों की संख्या दे रखा है। तो कुल पैरों की संख्या इतना है, जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 4 20, 22, तो 22x बराबर 44, यानी कि डिवाइड कर दिया हम लोगों ने तो x बराबर 2 आ गया। अब जो भी कह रहा है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। कह रहा है समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। तो 4 पैर वाले जानवर कौन से हो जाएंगे, देखिए मुर्गी और पुरुष को छोड़ देंगे हम लोग, तो भेड़ और बकरी। तो x + 2x अर्थात 3x बराबर निकालेंगे
3 गुणे x का मान कितना है 2 यानी कि 6। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर बता देना है, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए इसमें, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, बाकी आप करेंगे तो समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए, विपरीत क्रम वर्णमाला में श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है? कौन सा अक्षर 8वां है? तो देखिए, एक तो बायां कह दिया, दूसरी दाएं कह दिया, यानी कि जोड़ लेना है कुल मिला के। जब विपरीत हो तो जोड़ लेते हैं, समान हो तो घटा लेते हैं, और बाएं से जाना है। लेकिन विपरीत क्रम के वर्णमाला हो तो आप देखिए, मेरे तरीके से कहने का मतलब ये आप ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और विपरीत क्रम में जाना है, वो भी किधर से? बाएं से। तो बाएं से जाएंगे तो 20वें नंबर पे हमें जाना है, क्योंकि बाएं के अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 8वां। ठीक है, तो यानी कि जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ही तो बताना है। करेक्ट आंसर जी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऐसे आप बता पाएंगे। ठीक है, इधर से लिखने का ये फायदा है कि गलती होने का कोई चांसेस नहीं, इधर से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी गलती होने की, है ना। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू गड़बड़ हो जाता है कभी कभार बीच में, है ना, तो उससे आप बचेंगे। जरूरी नहीं कि वहाँ पे आपको देख रहा है कि आप उल्टा एबीसीडी देख पाते हैं कि नहीं। यहाँ सिर्फ मुद्दा है कि आपका सही होना चाहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर बाकी को 4 भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक को रिवर्स में लिख दिया जाता है। वाओ नाइस, रिवर्स में लिखना है, यानी कि हमें ए और जेड को वहीं छोड़ देना है, बाकी को 4 भागों में लिख डिवाइड करके रिवर्स करना, यानी कि दोनों को छोड़ दें, 24 बचते हैं, 24 को 6 का पेयर बन जाएगा, 4 संग 24 है ना, तो 6 का पेयर बनेगा, और उन सभी 6 पेयर्स को यानी 4 भागों को रिवर्स में लिखना है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो आप फिर से वही तरीका अपनाइए, बी सी डी ई एफ जी, कितने हो गए 6, और यहाँ पे फिर यहाँ से शुरू करिए, एच आई जे के एल एम, ये भी 6 हो गए, एन ओ पी क्यू आर एस, ये भी 6 हो गए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी 6 हो गए। तो ये हो गया रिवर्स वाला मामला। और यहाँ पे कह रहा है 18वां अक्षर कौन सा होगा, बस इधर से फिर से गिनते जाएंगे, 1 2, देखिए किधर से बाएं से कह रहा है, तो ये हमारा बाएं होता है और ये दायां होता है इधर से। ठीक है, साइंस में उल्टा होता है। ए बी सी, सॉरी ए बी सी क्यों करें, 1 2 3 4 5 6 7, या आपको 18वां कह रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 6, सॉरी 6 6 12 और 6 18 यहाँ है, लेकिन ये भी तो है 12 और 1 13 14 15 16 17 और 58वें नंबर पे ओ हो जाएगा। करेक्ट आंसर दूसरा। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए, जगह था मिला लेकिन हम लोग वहीं कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे देखिए सादृश्य जोड़ी खोजना है, यहाँ पे देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेटर का जो है अपोजिट लिबरेट दे रखा है। तो देखिए फेटर का मतलब होता है बंदी बना लेना या बंधक करना। ठीक है, तो और ये आज़ादी से मतलब लिबरेट या लिबरेटरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज़ाद करना, मुक्त करना, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, फ्रीडम। तो इस हिसाब से हमें देखना है। सेकल, सेकल भी देखिए बंदी बनाना या बांधना, और लूज माने छोड़ देना, तो यही आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है, ये इसका सिनोनिम्स है, और ये आपस में अपोजिट है यानी एंटोनिम्स है, तो पहला ही सही हो गया। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए। कुल मिला के ग्रामर पोर्शन भी थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए मीनिंग्स में। अब यहाँ शुरू करते हैं। एक दौड़ के प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकेंड मार्जिन से माला से पहले आई। पहले भी देख लेते हैं लोग पूछ क्या रहा है। दिए गए दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरा कौन सा आया है, यानी कि रफ्तार के हिसाब से, है ना। और देखिए रेखा 10 सेकेंड मार्जिन से माला से पहले आती है, तो रेखा पहले आएगी ना, रेखा बड़ी हो जाएगी रफ्तार के हिसाब से, किससे, माला से, वो भी 10 सेकेंड मार्जिन से। आगे इनिका आरुषि से 12 सेकेंड पहले आती है, तो भाई इनिका आरुषि से पहले आती है ना, तो आरुषि 12 सेकेंड पहले आती है आरुषि से। और
वंशथा गौरी से 18 सेकंड पहले आती है, तो वंशथा, ये कैसा नाम है यार, वंशथा गौरी से 18 सेकंड पहले आती है, तो ये 18 सेकंड पहले आ रही है। ठीक, माला वंशथा से 1 सेकंड पहले आती है, सॉरी बाद में आती है, तो माला बाद में आएगी, माला यहाँ हो जाएगी और वंशथा यहाँ हो जाएगी, और वो भी 1 सेकंड के अंतर से। अब यही फिट करना हम लोगों को। देखिए रेखा के बाद अगर 9वें नंबर पे देखिए वंशथा 1 सेकंड पहले आती है माला से, माला 10 सेकंड बाद आती है, उसके बाद इनका सेकंड की संख्या ज्यादा है, तो देखिए रेखा के बाद फिर कौन आ जाएगी, वंशथा आएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 9 सेकंड में ही आ जाती है, 9 सेकंड पहले आती है, सॉरी या बाद में आती है रेखा से। तो रेखा के बाद वंशथा का नंबर होगा 9 सेकंड के पश्चात, उसके बाद 10वें सेकंड में कौन आ जाएगी, माला, और माला के बाद सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। माला के बाद क्या हो जाएगा, फिर ये इनिका 12 सेकंड लगाती है, तो फिर यहाँ पे कोई भी सेट कर दीजिए। नहीं, अभी आगे कह रहा है कुछ, गौरी के 2 सेकंड बाद आई है कौन, इनिका, तो गौरी के बाद इनिका आती है 2 सेकंड बाद, तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अब अंतर है 18 सेकंड का गौरी और वंशथा के बीच में, लेकिन 1 सेकंड का अंतर है माला, तो माला के बाद कौन आएगी, फिर गौरी आएगी, और गौरी के बाद फिर इनिका, फिर आरुषि। ठीक है, इनिका आरुषि। हमें पहले से पूछ रहा था तीसरा, तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माला हो जाएगी। करेक्ट आंसर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, माला आ जाएगी तीसरे नंबर पे, तो माला जो है और तीसरे नंबर पे आएगी, है ना, जो वंशथा रेखा से 9 सेकंड बाद आती है। सॉरी, वंशथा 9 सेकंड आती है लेट रेखा से, और माला 10 सेकंड, तो तीसरे नंबर पे माला ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देख रिजल्ट को सल्टरी कुछ भी कह लीजिए से संकेतबद्ध किया जाता है, तो इसको किससे संकेतबद्ध किया जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो थोड़ा सेम लग रहा है। देखिए ये ऐसा है, आर और इसी में अंतर है, ये इधर से इधर आ गया है या इधर से इधर आ गया, जो भी हो सकता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये इसको ऐसे रखना हमें, या इसको इधर ले जाइए, या इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो देखिए बी क्या पहले है या पहले एच है, तो एच देखिए पहले है नहीं, इसका मतलब आई जी को पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो एच होता। इसका मतलब हम बी आर को, देखिए दोनों कंडीशन था, तो बी आर पहले ले आएंगे, तो देखिए बी आर पहले है, तो बी आई है, बी आर नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं बी आर यहाँ आ गया, फिर उसके बाद एच टी सॉरी आई जी एस टी आ गया ना, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर से इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है, निम्न में से किससे तात्पर्य है कि डी ए के परनाना या परदादा हैं, तो ये कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम खर्च होगा। इससे बेहतर यह है कि इसमें इससे बनने वाला है नहीं, ये रिलेशन बनाने के लिए कह रहा यानी कंडीशन दे रखा है, ये इसी से हमें बनाना होगा। तो भाई इसमें अब हो सकता है अगर किस्मत खराब रही तो आपको चारों चेक करना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 में ही काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। तो देखिए डी स्टार का क्या है, ए बी से अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है। जैसा रिश्ता है उस हिसाब से पुत्र अगर है, पुत्र पुत्री जो भी हो नीचे हो जाएगा। पिता कौन है, डी, तो ऐसे लिखते चलिए। और सी प्लस है, तो प्लस वाला में क्या है, ए बी के का अर्थ है ए बी की माँ है। तो यहाँ ये मतलब मत समझिए कि ए बी ही दिया है बार बार, इसका मतलब क्या है, पहले और दूसरे का मतलब। तो पहला यानी कि सी और बी का मामला है, तो ए बी की माँ है, यानी कि सी बी की माँ हो जाएगी, तो बी नीचे आ गया, ये माँ। ठीक है, उसके बाद बी प्लस फिर से वही बात है, तो ए भी माँ हो जाएगी, बी भी माँ हो जाएगी, ए का, है ना। मुझे लग रहा है यहाँ काम हो गया, पर दादा या पर नाना। ठीक है, तो यहाँ माँ, माँ की माँ नानी, नानी के पिताजी पर नाने, पर नाना, पिता यही है, तो करेक्ट आंसर यही हो गया ना। ज्यादा अच्छी बात रही कि पहले ही मिल गया। तो इस तरीके से इसमें देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट अपनाएं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है इसमें, जल्दी से आपको एनालाइज करके फटाफट ढूंढना ही होगा, सर्च करना होगा। नेक्स्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि दी गई छवि 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा पर उल्टा घुमाया जाता है,
घड़ी की दिशा में उल्टा घुमा दिया जाता है। और इसी की दर्पण छवि यानी कि दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है तो परिणामी संरचना कैसी होगी। यानी कि यहाँ पे हमें दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम जल प्रतिबिंब की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के हम लोग पहले 90 डिग्री घुमाइए, 90 डिग्री को घुमाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे अब ऑफलाइन मामला होता तो इसको पेज उस फाड़ के बता दिया जाता कैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी समझिए। यहाँ पे इधर हम लोग इधर जाएंगे, है ना, तो 90 अंश ही घूमना है इतना, ये 90 डिग्री घूमना है, यानी ये यहाँ पे आएगा और ये पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा घड़ी की दिशा में। ठीक है, ऐसे आधा घूम गया और जितना घूमा तो अंतर आया 90 डिग्री का, और फिर 180 डिग्री वहीं आ जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि जब आप दर्पण प्रतिबिंब होता है तो दाएं का बाएं यानी 180 डिग्री का सीधा सीधा अंतर आता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए सेम सिचुएशन बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ घूम गया, स्टार यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ स्टार आ गया, यहाँ स्टार आया तो ये ऐसा वाला ईंट है, फिर ये चंदा मामा वाला है, फिर यहाँ पे स्टार है, फिर यहाँ सिचुएशन वही है, और फिर ऐसा है। अब इसको फिर वापस जब हम 180 घुमाएंगे तो ये स्टार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ आएगा। तो इसमें देखिए कुछ ऐसा है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये उतना नहीं बन रहा जितना मैं कह रहा हूँ, जितना आना चाहिए। ये 90 यहाँ आएगा तो इसका अपोजिट यहाँ आएगा, तो करेक्ट आंसर चौथा होगा। ध्यान से देखिएगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उस आकृति का चयन करें, सॉरी यहाँ पे 10 का ही है इसको। ठीक है, उस आकृति का चयन करें जो अलग है। अच्छा, अलग है वो ढूंढना है हम लोगों को। मैं ये एक तरीका आपको बताता हूँ, ऐसे जब आपको सर्च करना हो ऐसे में आकृति वाले में, तो आप सबसे छोटी आकृतियों से शुरू करें, छोटे छोटे चित्र से, तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी, जल्दी आप पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे आप जैसे डमरू उमरू ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए डमरू ये है, फिर ये बदल गया, ये फिर वापस आ गया, फिर ये देखिए ऐसा है, तो डमरू के चक्कर में गड़बड़ हो जाएंगे। कुल मिला के आपको छोटे चित्र से, यानी कि मेरे कहने का मतलब आप ऐसे वाले चित्रों से शुरू करें। तो ये देखिए ये जो है ये इधर है, और यानी कि जो डमरू है चाहे वो जिधर घूम रहा हो उसके दाहिने हाथ पे है। मान लीजिए उसको सर मान लीजिए, इसे ये पैर मान लीजिए, तो उसका सॉरी जब आपकी तरफ देखेगा तब तो उसका हो जाएगा बायां हाथ। ठीक है, और मान लीजिए वो जैसे आप देख रहे हैं उसी हिसाब से वो भी आगे की ओर देख रहा है, तो ये आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं की ओर तो दायां हो जाएगा, लेकिन ये बाएं हो रहा है। अभी और आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये भी इसी साइड में है, इस डमरू के मुंह से, और ये भी डमरू को जब इधर घुमाएंगे तो फिर से ये बाएं ही हो जाएगा ना इसके, तो ये भी बाएं हो गया। मान लीजिए वो आपकी तरफ मुंह करके देख रहा है तो, और फिर ये डमरू है, फिर से ये बाएं ही है, लेकिन ये उल्टा है, ये इसको इधर होना चाहिए था, नहीं है, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ऐसे है तो इसको, ये डमरू से कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा है, यहाँ से ध्यान दीजिए ऐसा बना हुआ है ना, तो ये इधर है, तो इधर ही होना चाहिए, कुल मिला के इधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें जा रहा है। इसको सीधा करिए, रोटेट करिए, आप देख पा रहे होंगे ऐसा है, इसमें इधर है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी इधर स्पष्ट है, इसको भी जब इसको मुंडी उधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा इसी के जैसा, और इसको भी ले जाएंगे तो इसी के जैसा ही होगा, लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा। ये आप समझ गए हैं कुल मिला के। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और बेसिक वीडियो भी मिलते रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।